बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सबसे पहले रेडियो वेव्स, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, उसके बाद विजिबल रीजन, फिर अल्ट्रावायलेट रीजन, देन एक्स रेज, गामा रेज। ठीक है, तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड रेज के बाद जो विजिबल रीजन आता है, यही विजिबल रीजन हमारा कहलाता है लाइट। यानी हम इसी की स्टडी कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स किसमें जब अपन पढ़ रहे हैं तो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखते हैं। तो रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज में जब हम जाते हैं तो इधर की तरफ जाने पर हमारे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है एंड लैम्डा डिक्रीज होता है। ठीक है, लैम्डा डिक्रीज हो रहा है। और अगर मैं विजिबल रीजन की बात करूं तो देखिए विजिबल रीजन में 7 कलर्स हैं विब्ग्योर। ठीक, तो ये जो रीजन है अपना, इसी रीजन की स्टडी हम ऑप्टिक्स में करेंगे, विजिबल रीजन की। इसको याद करने का एक तरीका होता है बेसिकली कि रेडियो को डालो माइक्रोवेव में, वो लाल हो जाता है, दैट मीन्स इंफ्रारेड रेज। रेडियो को डालो माइक्रोवेव में तो वो लाल हो जाता है, और लाल होने के बाद वो हमें दिखने लगता है, दैट मीन्स विजिबल रीजन। रेडियो को डाला माइक्रोवेव में, क्या वो लाल हो गया? लाल होने के बाद वो हमें दिखाई देने लगा। जब हमने उसको देखा, मतलब हमने उसको देखा यू एंड वी, जब हमने उसको देखा यू एंड वी, उसके बाद हमें समझ में नहीं आया कि वो क्या हो रहा है, दैट मीन्स एक्स वाई जेड, एक्स रेज, गामा रेज। ठीक है, तो जब हम रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लैम्डा डिक्रीज होता है एंड द स्पीड इज v इक्वल टू एफ बाय लैम्डा। तो हम ये बोल सकते हैं कि विजिबल रीजन और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जिसके वजह से हम देख पाते हैं या जो हमारी आंखों को दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे लिखिए, व्हाट इज लाइट? Light is an electromagnetic radiation that is visible to the human eye and is responsible for the sense of sight। जो मैंने अभी बात बोली थी वही लैंग्वेज की फॉर्म में लिखी है। क्या कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वो पार्ट है जो हमें दिखाई देता है और जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। और ऑप्टिक्स क्या होती है? ऑप्टिक्स इज बेसिकली डिस्कशन of phenomena of light। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट के डिस्कशन के बारे में बात करते हैं, या फिर यूं बोलिए हम लाइट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो ये लाइट और ये ऑप्टिक्स। नाउ नेक्स्ट, अब हमने ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड सेकेंड वन इज वे ऑप्टिक्स।
एक्चुअल में ये कैटेगराइजेशन उस बेस पे किया गया कि लाइट को आप कौन सा ऑब्स्टेकल पे गिरा रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब लाइट को आप गिराते हैं तो इस बात पे फिनोमिना डिपेंड करता है कि जब लाइट गिरेगी किसी ऑब्स्टेकल पर कि वो कौन सा फिनोमिना शो कर रहा है। वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उस ऑब्स्टेकल का जो साइज है वो लैम्डा के कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम। इफ बॉडी, ऐसे बोले हम, इफ डायमेंशन ऑफ द बॉडी या फिर ऑब्स्टेकल is very large as compare to lambda of light, then the phenomena जो लाइट शो करेगी वो उसकी स्टडी हम करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। बट इफ द डायमेंशन ऑफ द ऑब्स्टेकल or body is comparable to wavelength of light, then the phenomena which light show is studied in the branch of wave optics। मीन्स हम ये बोलेंगे कि ऑप्टिक्स को हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मीन्स लाइट के जो फिनोमिना ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इंक्लूड होंगे वो उस टाइम इंक्लूड होंगे जब लाइट एक ऐसे ऑब्स्टेकल पे गिर रही हो जिसकी डायमेंशन लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो। और अगर लाइट एक ऐसे डायमेंशन पे गिर रही है, ऐसे ऑब्स्टेकल पे गिर रही है जिसकी डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगा, तो उस टाइम जो लाइट फिनोमिना शो करेगी उसको हम बोलते हैं, उसकी स्टडी हम किसमें करेंगे, वेव ऑप्टिक्स में, जैसे डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में अभी अपन रिफ्रैक्शंस वगैरह पढ़ेंगे और वेव ऑप्टिक्स जब स्टडी करेंगे तब इसमें अपन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शंस ये सब शो करेंगे। ठीक है ना। नाउ अब हम स्टडी करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की। तो देखिए, कोई भी सरफेस जिस पे लाइट इंसिडेंट हुई है, तो देखिए इंसिडेंट ray, that is reflected ray, refracted ray। अगर हम बात करें कि जब किसी सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो सरफेस लाइट रे के साथ बहुत सारे फिनोमिना शो करती है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन। लेकिन उस सरफेस के लिए हम उस फिनोमिना की स्टडी करते हैं जो वो डोमिनेट करता है उस सरफेस पे। जैसे सपोज करिए कि अगर मैंने बोला कि यहाँ पर 100 जूल एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, अगर 100 जूल एनर्जी में से 90 जूल एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई, मींस जो एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट हुई उसमें से मैक्सिमम पार्ट ऑफ रेज रिफ्लेक्ट हो गया और रिफ्रैक्शन बहुत कम का हुआ है। दैट मीन्स मैं ये बोलूंगा कि दिस सरफेस behave as reflecting surface, because क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्शन डोमिनेट कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री में से 100 जूल एनर्जी में से मैक्सिमम रिफ्लेक्ट हो गई, तो मैं बोलूंगा कि दिस सरफेस विल बिहेव एज ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उस फिनोमिना की जो सरफेस पे डोमिनेट कर रहा है। तो अगर सरफेस पे रिफ्लेक्टेड रे डोमिनेट कर रही है तो हम रिफ्लेक्शन की स्टडी करेंगे, और अगर रिफ्रैक्टेड रे डोमिनेट कर रही है तो हम रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे।
फर्स्ट फिनोमिना जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बेसिकली जब रे किसी सरफेस पे इंसिडेंट हो और वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होकर आ जाए तो उस सरफेस को हम बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और लाइट उस सरफेस पे जो फिनोमिना शो करेगी उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। जैसे लाइट रे इंसिडेंट हुई एंगल आई पे और यहां पे ये रिफ्लेक्ट हो गई एंगल आर पे, इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल, I is angle of incidence, R is angle of reflection। तो हमारा फिनोमिना क्या हो गया रिफ्लेक्शन का? When the rays reflected back in the same medium, then the phenomena is known as reflection। Means रिफ्लेक्शन में हम लिख सकते हैं लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। अब लिखते हैं, अपन बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकंड लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie in the same plane। ये है हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। मीन्स ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होने चाहिए। This is law of reflection, angle I equal to angle R, or incident ray, reflected ray and normal lie in the same plane। ऑप्टिकल सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं वो है प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर, अब हम ये देखेंगे कि प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है, कितने डिस्टेंस पर करता है, ये सब। ठीक है, that is object, और यहां पर
ऑब्जर्वर जो उस ऑब्जेक्ट की इमेज को मिरर में देखना चाहता है। तो देखिए, एक रेस जो डायरेक्ट आंखों पे गिर रही होगी वो तो ऑब्जेक्ट की रियल पोजीशन शो कर रही होगी, लेकिन जो रेस मिरर पे इंसिडेंट होकर जा रही होगी वो रेस कहीं पीछे इमेज बना रही होंगी। अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को d डिस्टेंस पे रखा है तो इमेज कितनी डिस्टेंस पे बनती है। तो देखिए, हमें पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी कितना होगा, θ1। अगर ये एंगल θ2 है तो ये एंगल भी कितना होगा, θ2। दैट मीन्स अगर ये θ1 है तो मैंने इसी को पीछे आगे एक्सटेंड किया है तो ये भी एंगल कितना होगा, θ1। ये θ1 दैट मीन्स ये 90 माइनस θ1 तो ये भी 90 माइनस θ1, और ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर। मीन्स ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट ट्राइंगल्स या सिमिलर ट्राइंगल्स बन रहे हैं तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूं क्या कि अगर दो एंगल से तीनों एंगल सेम है तो इसका मतलब है कि अगर ये d है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, d। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्लेन मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इमेज भी कहां पर बनेगी, d डिस्टेंस पर। क्लियर है बात। अगर मैं d डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रख रहा हूं तो इमेज भी कितने पे बनेगी, d डिस्टेंस पे। अब अपन इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है 2 सेंटीमीटर पे, तो क्वेश्चन है draw the image। देखिए, ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। अभी जो अपन ने मिरर से इमेज बनाने का फॉर्मूला डिराइव किया था उसमें अपन ने देखा था कि ऑब्जेक्ट मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d पे रखा हुआ था, तो यहां पर भी हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करनी है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये, अगर ये 2 है तो ये होगा √2 सेंटीमीटर। तो देखिए, अगर मैं इसकी इमेज बनाऊंगा तो ये इमेज यहां कहीं बनेगी और ये पोजीशन ये √2 होगी। अगर ये √2 सेंटीमीटर है और ये एंगल अगेन 45 डिग्री है तो इस इमेज की पोजीशन आएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारी इमेज y एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर पे बन रही है।
मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। अगेन सेम क्वेश्चन, ड्रॉ द इमेज। आपको इमेज ड्रॉ करनी है कि कैसे बनेगी। इस बार ऑब्जेक्ट मिरर के जस्ट सामने नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहां पर है। देखिए, जो रेज यहां से जाएगी वो रिफ्लेक्ट होगी, और जो रेज यहां से यहां पे इंसिडेंट हुई है वो रिफ्लेक्ट होके यहां से आती हुई नजर आएगी। दैट मीन्स कि यहां पे अपने क्या बना, इमेज। और इमेज की डिस्टेंस अगेन कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्चुअल में इस चीज से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि इमेज फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ मिरर, बिकॉज कि अगर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट की जगह ऊपर रखा होता तब भी इमेज 4 सेंटीमीटर पे बनती, इस पॉइंट पे रखा है तब भी इमेज 4 सेंटीमीटर पे बनी है। मतलब अगर ये लेंथ थोड़ी सी कम होती उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर पर है, इमेज भी 4 सेंटीमीटर पे बनेगी। तो इसका मतलब है कि अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहां से कि जो इमेज है वो तो बनेगी सही, चाहे मिरर छोटा कितनी साइज का रखा हो, बहुत छोटा रखो, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा तब भी इमेज तो वही 4 सेंटीमीटर पे बनेगी। दैट मीन्स इमेज फॉर्मेशन doesn't depend on length of mirror। नोट डाल के लिख लीजिए इसको कि इमेज फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ मिरर। Draw the image of extended object। देखिए ये मिरर है, अगर मैंने कुछ इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट रखा है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो देखिए इमेज ड्रॉ करने का क्या तरीका, बी की मिरर से डिस्टेंस कम है तो इधर भी डिस्टेंस क्या होगी, कम। मीन्स ये हो गया अपना बी डैश। ए की डिस्टेंस बी से थोड़ी सी ज्यादा है तो ए हो गया यहां पे, और सी सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर है तो सी हो गया यहां पे। दैट मीन्स ये ए की, ये बी की और ये सी की। मैंने 3 पॉइंट्स की मार्क करी, ठीक है, और इन तीनों पॉइंट्स को ऐड कर दिया, ए डैश, सी डैश एंड बी डैश। दैट इज द इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की जब इमेज बनाए तो उस पर पॉइंट्स मार्क करके उन पॉइंट्स की इमेज बना ले और फिर उनको आपस में मिला दें। जैसे अगर एक और एग्जांपल लिया जाए, अगर मैं इस टाइप से दे देता, ये ए ये बी, तो ए की डिस्टेंस कम है तो देखिए ये जितनी डिस्टेंस है उतनी पीछे, ये बी की डिस्टेंस जितनी है यहाँ पे उतनी पीछे, तो जो बी होगा वो इस टाइप से होगा, ए डैश और ये बी डैश।
एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, अगेन ये 45 डिग्री, ये ए, ये बी। सेकंड क्वेश्चन, ए बी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, सेम क्वेश्चन है, ड्रॉ द इमेज। एक बार एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा गया है, एक बार एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया है, इस जगह। ड्रॉ करिए इसकी इमेज। देखिए बी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हमारी इमेज कहां पर बनी? इस टाइप से, बी डैश ए डैश। क्या एक मिरर किसी भी साइज का रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इमेज के बनने पे, तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि अगर मान लीजिए कि ये मिरर आगे भी है ऐसे डॉटेड, तो देखिए ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इमेज कहां पर बनेगी? इस पॉइंट पे, यहां पे, इस टाइप से। बी डैश ए डैश। Now next heading, field of view। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कि वो रीजन जहां पर अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो जाए तो वो मिरर में उस ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाए। मीन्स फील्ड ऑफ व्यू वो रीजन है जहां पर उस रीजन में अगर आप हो तो आपको इमेज दिखाई देनी चाहिए। देखिए इमेज देखने के लिए हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज आनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर मैंने मान लीजिए कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा, इस पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, मैं इसकी इमेज इस मिरर में तभी देख पाऊंगा जब इस ऑब्जेक्ट से जो रेज मिरर पर इंसिडेंट हो रही है वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आए। अगर वो मेरी आंखों में गिर रही है इसका मतलब है कि मैं उस इमेज को देख पाऊंगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट अगर डी डिस्टेंस पर, तो इमेज कितने डिस्टेंस पर? डी डिस्टेंस पर। फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए आप मिरर के दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे रेज इंसिडेंट करिए, मिरर के दोनों पॉइंट्स पे। दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स पे रेज इंसिडेंट करिए, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद के इमेज से आती हुई नजर आएंगी। देखिए ये वो रीजन है जिसमें अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा हो जाए तो उसको रिफ्लेक्टेड रेज अपनी आंखों में गिरती हुई दिखाई देगी। मींस अगर वो यहां पे खड़ा है तो उसको रिफ्लेक्टेड रेज नजर आएंगी, यहां पे खड़ा है तो भी रिफ्लेक्टेड रेज नजर आएंगी। अगर वो इस रीजन के बाहर है, इस रीजन के, इस फील्ड ऑफ व्यू रीजन के बाहर है, यानी यहां पे खड़ा है, तो देखो यहां पे जो ऑब्जर्वर होगा उसके ऊपर कोई भी रिफ्लेक्टेड रेज नहीं गिर रही, दैट मीन्स उसको इमेज दिखाई नहीं देगी। तो अगर मैं मान लीजिए कि 3 ऑब्जर्वर बना लूं, क्या कि एक ऑब्जर्वर 1 और एक ऑब्जर्वर 2 और एक ऑब्जर्वर 3, तो देखिए इमेज जो दिखाई देगी, इमेज किस किस को दिखाई देगी? ऑब्जर्वर
1 and 2 placed in a field of view region, so they will see the image, but observer 3 outside the field of view, so he is unable to see the image. क्यों? क्योंकि जो फील्ड ऑफ व्यू में होगा उसी के ऊपर रिफ्लेक्टेड रेज गिरेंगी, और अगर रिफ्लेक्टेड रेज उसके ऊपर गिर रही हैं तो वो कैपेबल होगा इमेज को देखने के लिए, ठीक है। और ऑब्जर्वर 3 जो कि आउटसाइड द फील्ड ऑफ व्यू रीजन है, उसके ऊपर कोई रिफ्लेक्टेड रेज नहीं गिर रही, तो उसको इमेज दिखाई नहीं देगी। दैट मीन्स फील्ड ऑफ व्यू वो रीजन होता है जहां पर अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसके ऊपर रिफ्लेक्टेड रेज होंगी, और रिफ्लेक्टेड रेज होने की वजह से वो ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में देख सकता है। फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका क्या? फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका कि जो ऑब्जेक्ट है उससे मिरर पे मिरर के दोनों पॉइंट्स जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है उस पर रेज इंसिडेंट करो, और जो रिफ्लेक्टेड रेज बनी है उस रिफ्लेक्टेड रेज के बीच में ही हमारा कौन सा रीजन होगा? फील्ड ऑफ व्यू रीजन। जैसे एक और एग्जांपल लें, सेकंड, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया तो देखिए हमें पता है कि अगर ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है तो इमेज भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे बन जाएगी। यहां पे इमेज बन गई, तो इमेज कैसे बनी? वही फील्ड ऑफ व्यू बना रहे हैं अपन इसका। तो ये रीजन क्या हो गया? फील्ड ऑफ व्यू। मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहां पर बनी और उसका फील्ड ऑफ व्यू ये रीजन आया, क्योंकि जितनी भी रेज इस मिरर पे गिरेंगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी रीजन में लाई करेगी। तो अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर है, अगर कोई ऑब्जर्वर इस पॉइंट पर है तो उसको इमेज दिखाई देगी, लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर है तो उसको इमेज दिखाई नहीं देगी। तो एक बात देखिए, यहां पर अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इमेज का बनना तो लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इमेज का दिखाई देना क्या लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड करेगा? क्योंकि लेंथ ऑफ मिरर जितनी ज्यादा होगी तो देखिए इसका फील्ड ऑफ व्यू इतना ही ज्यादा आएगा। अगर मान लीजिए मैंने अभी एक ऐसा बनाया था, मतलब ये इमेज, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये पूरा का पूरा फील्ड ऑफ व्यू है। तो ऑब्जेक्ट को इमेज दिखाई दे रही थी क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज इसकी आंखों में भी गिर रही है। तो इमेज का बनना तो लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन इमेज का दिखाई देना मींस फील्ड ऑफ व्यू उस बात पे डिपेंड करेगा कि मिरर की लेंथ कितनी है। मिरर की लेंथ अगर ज्यादा होगी तो फील्ड ऑफ व्यू का रीजन भी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इमेज का दिखाई देना फील्ड ऑफ उस पे लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड करता है, लेकिन इमेज का बनना लेंथ ऑफ मिरर पे डिपेंड नहीं करता। अब अपन बात करते हैं कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनेगा। अपन ने क्या करा, यहां पर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख दिया ए एंड बी। अब देखिए पॉइंट होता तो अपन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से रेज गिराते और फील्ड ऑफ व्यू बना लेते हैं। अब देखिए यहां पर दो पॉइंट्स हैं,
एक ए और एक बी। मैंने ए का फील्ड ऑफ व्यू बनाना है। क्योंकि यहां पे भी इमेज बनी होगी। ये फील्ड ऑफ व्यू है ए का। ये अपन ने फील्ड ऑफ व्यू बनाया ए का। अब अपन फील्ड ऑफ व्यू बना रहे हैं बी का। ये फील्ड ऑफ व्यू है बी का। ठीक है, देखिए अपन ने क्या करा, जो ऑरेंज से दिखाई दे रहा है वो फील्ड ऑफ व्यू है ए का, और जो पर्पल से दिखाई दे रहा है वो फील्ड ऑफ व्यू है बी का। तो एक बात सोचिए, अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर है इस पॉइंट में, फील्ड ऑफ व्यू बी के फील्ड ऑफ व्यू में, तो बी को तो देख पा रहा है पूरा, लेकिन वो ए को नहीं देख पा रहा। क्यों? क्योंकि वो ए के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है। ठीक है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पर है, देखिए इस पॉइंट पर, तो अगर ये कोई ऑब्जर्वर इस पॉइंट पर है तो वो बी के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है, लेकिन ए के फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है। ठीक है, तो वो ए को तो देख पा रहा है लेकिन बी को नहीं देख पा रहा। अगर कोई ऑब्जर्वर इस पॉइंट पर है तो वो ए के फील्ड ऑफ व्यू से बाहर है लेकिन बी के फील्ड ऑफ व्यू के अंदर है, तो वो बी को देख पा रहा है लेकिन ए को देख नहीं पा रहा। तो इसका मतलब है कि कौन सा ऐसा रीजन है जो जहां पे पूरा मेरे को एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट दिखाई दे, तो वो रीजन है ये। फील्ड ऑफ व्यू ए एंड बी कॉमन। तो अगर कोई ऑब्जर्वर इस रीजन में है तो वो ए और बी दोनों को देख पाएगा। अगर वो इसके बाहर है तो वो सिर्फ ए की पॉइंट को देख पाएगा, आइदर ए और बी। अब हम फील्ड ऑफ व्यू पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। देखो, ये मान लीजिए कोई पाथ है, ठीक है, इस पे ऑब्जर्वर चल रहा है, कोई ऑब्जर्वर इस पे रन कर रहा है। ठीक है, यहां सामने अपन ने एक मिरर लगा दिया, यहां पे एक ऑब्जेक्ट जो कि d डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट और पाथ के बीच की डिस्टेंस 2d है। ठीक है, तो क्वेश्चन अपना ये है, फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर विच ऑब्जर्वर will see the image of the
ऑब्जेक्ट। मतलब क्वेश्चन ही कह रहा है कि हमने क्या करा, एक पाथ है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर चल रहा है। अगर ऑब्जर्वर चल रहा है और हमने एक ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रख दिया तो मिरर में इसकी इमेज बनेगी। अगर मिरर में इसकी इमेज बन रही है तो ऑब्जर्वर उस इमेज को देख रहा है, तो वो कितनी लेंथ तक पाथ पे जब चलते हुए कितनी डिस्टेंस तक इस इमेज को देख पाएगा। क्वेश्चन ये है अपना। देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो हमें पता है कि ऑब्जर्वर तब तक ऑब्जेक्ट की इमेज को देख पाएगा जब तक वो उसके फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा। तो अगर हम फील्ड ऑफ व्यू बनाएं इसका ऑब्जेक्ट का, तो देखिए यहां से रे गई, इंसिडेंट हुई, यहां से आती हुई नजर आई। जब मैं वापस इसके सेकंड एक्सट्रीम पर यहां पे रे इंसिडेंट करूंगा तो ये यहां से आती हुई नजर आएगी। ठीक है, इसका मतलब है कि ये वो लेंथ है जिसमें जब ऑब्जर्वर होगा इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ए से लेकर बी तक जब ऑब्जर्वर इस रीजन में आएगा, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट की फील्ड ऑफ व्यू में आ गया। और अगर वो फील्ड ऑफ व्यू में आ गया, इसका मतलब है उसके ऊपर रिफ्लेक्टेड रेज गिर रही होंगी, और अगर उसके ऊपर रिफ्लेक्टेड रेज गिर रही हैं तो वो इमेज देख पाएगा। अब हमें यही डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इमेज भी कितनी डिस्टेंस से बनी होगी? डी। ठीक है, और अगर आपको मिरर की लेंथ दे रखी है एल, तो देखिए अपन ने क्या बोला कि अगर ये मिरर की लेंथ एल है, देखिए ये l/2, ये l/2, ये 2d, d और ये d, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 4d। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं ए, बी और सी, इसको बोल देता हूं a डैश एंड b डैश। तो देखिए इस पूरे ट्राइंगल को बहुत ध्यान से देखने पर अपन को पता चलेगा कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल a डैश b डैश c। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि बेस अपॉन हाइट का रेशियो, बेस को मान लिया अपन ने x, तो बेस दैट मीन्स x अपॉन हाइट कितनी हो गई इस ट्राइंगल की एबीसी की? 2d प्लस d प्लस d, 4d। तो बेस अपॉन हाइट इक्वल टू a डैश b डैश c, यानी दैट मीन्स l अपॉन d। तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 4l। मीन्स कि जब ऑब्जेक्ट की इमेज बनी तो वो इमेज ऑब्जर्वर को 4l डिस्टेंस पाथ तक दिखाई देगी। मीन्स जब ऑब्जर्वर उसके फील्ड ऑफ व्यू में आएगा और फील्ड ऑफ व्यू से जब बाहर निकलेगा तो वो टोटल लेंथ कितनी होगी? 4l। मीन्स 4l लेंथ तक ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट की इमेज को मिरर में देख सकता है। नाउ इसी के ऊपर बेस्ड अपन एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये मिरर, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर, जो हाइट है अगेन 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और इसके पीछे अगेन सेम एक पाथ है जिसपे एक ऑब्जर्वर चल रहा है। ठीक है, इस डिस्टेंस को मान लीजिए d और जो ऑब्जेक्ट और पाथ के बीच की डिस्टेंस है उसको भी ले लीजिए d। ठीक है, तो
Same again question. Find out the distance for which observer can see the image of the object. ठीक है, सेम अगेन वही क्वेश्चन, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंट होगा. पहले सिमेट्रिक रखा हुआ था मिरर से, अब इस बार थोड़ा सा अपन ने क्या करा, मिरर से नीचे रख दिया 2 सेंटीमीटर पे. सेम क्वेश्चन वही. देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का तरीका वही कि अपन फील्ड ऑफ व्यू बनाए. सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनेगा, देखिए फील्ड ऑफ व्यू बनाने का तरीका क्या, अपन ने पिछले लेक्चर में इसी पॉइंट का जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ था इस टाइप से और मिरर ऊपर था तो अपन ने फील्ड ऑफ व्यू बनाया था. तो देखिए ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से आती हुई नजर आएगी, जहां पे क्या बनेगी, इमेज. ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, d. अगेन तो हमारे लिए लेंथ कितनी हो गई, ये x. ठीक है, अब देखिए वापस मुझे वही ये रीजन कैलकुलेट करना है, ये लेंथ कैलकुलेट करनी है. तो जब ऑब्जर्वर इस रीजन में होगा, कौन से, a, इसको नाम दे दिया a, इसको नाम दे दिया b, ठीक है, और इसको नाम दे दिया अपन ने c, इसको नाम दे दिया p, इसको नाम दे दिया q, और इसको नाम दे दिया o, और इस पॉइंट को नाम दे दिया पी क्यू, और ये आर. ठीक है, तो अगर मुझे ए बी लेंथ कैलकुलेट करनी है तो देखिए बहुत ध्यान से कि यहां पे जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी आर और सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू, इसको नाम दे देते हैं एल, QLC. Triangle BRC is similar to triangle QLC. That means अगर मैं ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस स्मॉल l मान लूं और ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक की y मान लूं, तो देखिए y माइनस l क्या होगा मेरा, x. तो BRC सिमिलर टू ट्राइंगल QLC, तो L अपॉन D प्लस D प्लस D, 3D इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर अपॉन D. तो L की वैल्यू आ गई मेरे पास 6 सेंटीमीटर. L की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर. नाउ ट्राइंगल ARC is similar to triangle PLC. तो देखिए y अपॉन 3D बेस इज इक्वल टू हाइट अपॉन बेस इज इक्वल टू 4 अपॉन D. तो देखिए ये कितना हो गया, y की वैल्यू आ गई अपने पास 12. दैट मीन्स x is equal to y minus l equal to 12 minus 6 equal to 6 सेंटीमीटर. मीन्स 6 सेंटीमीटर वो लेंथ है जहां पे जब ऑब्जर्वर होगा. मीन्स ए से बी की लेंथ कितनी आई अपने पास, ए से बी की लेंथ आई अपने पास 6 सेंटीमीटर. क्योंकि अपन ने जब इस सिमिलर ट्राइंगल से, जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, और एक छोटे सिमिलर ट्राइंगल से जब अपन ने एक्स, एल और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो वाई की वैल्यू अपने पास कितनी है 12 सेंटीमीटर, और 6 की वैल्यू कितनी है अपने पास 6 सेंटीमीटर. तो स्मॉल एल 6, वाई 12, तो एक्स कितना हो गया 6 सेंटीमीटर. दैट मीन्स ऑब्जर्वर जब ए से बी रीजन में होगा तो उसको इमेज दिखाई देगी, और ए से बी रीजन की लेंथ कितनी आ रही है अपने पास 6 सेंटीमीटर. ठीक है.